नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जापान के संविधान का विकास और उसकी उसका जो वर्तमान संविधान है, उसकी विशेषताओं की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो जापान का जो संविधान है, ये 3 मई 1947 से लागू हुआ था। जापान उसके पहले ही गया था। 3 मई 1947 से लागू हुआ था और इसमें आ, इस संविधान की चर्चा करने से पहले थोड़ा सा उसका उसकी पृष्ठभूमि को देख लिया जाए कि 1947 में जो संविधान लागू हुआ, उसके पहले कौन सा संविधान था और उसकी क्या-क्या विशेषताएं थी। आ, ये जो 1947 का जो संविधान था, उसके पहले जो संविधान था वो 1889 में लागू हुआ था, 1889 में, और इसको मैजी का संविधान कहा जाता है। और ये जो मैजी का संविधान था, उसके बारे में थोड़ा हम विस्तार से देखेंगे। उसके पहले 1889 के पहले जापान में अ, निरंकुश राजतंत्र था और 1889 के संविधान के द्वारा पहली बार निरंकुश राजतंत्र को समाप्त किया गया और सीमित राजतंत्र का प्रारंभ किया गया। लेकिन उस अर्थ में सीमित राजतंत्र नहीं था जिस अर्थ में आज है। आजकल तो लोकतंत्र है, लेकिन उसमें राजा का पद है। लेकिन 1889 का जो संविधान था, मैजी का संविधान, उस समय भी सीमित राजतंत्र था, लेकिन फिर भी राजा के पास कुछ शक्तियां थी। तो मैजी का जो संविधान है, उसकी कुछ विशेषताएं हम देखेंगे। पहला है संवैधानिक संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र का मतलब ये कि राजा सर्वोच्च था। उसको सिद्धांततः काफी वो शक्तिशाली था, लेकिन व्यवहार में उसकी शक्तियों को सीमित कर दिया गया था। और इसी के साथ उसके पहले जो राजा के अधीन सामंत होते थे, उनका शासन होता था, तो उस शासन का भी अंत हो गया था। फिर जो ये मैजी का संविधान था, ये भी एक लिखित संविधान था। दुनिया में लिखित संविधान का एक ज्वलंत उदाहरण से ब्रिटेन का संविधान है। ज्यादातर दुनिया के देशों के संविधान लिखित ही होते हैं। तो जापान का जो आज का संविधान है, वो भी लिखित है। और इसके पहले का जो मैजी का संविधान था, 1947 के पहले जो लागू था, वो भी लिखित संविधान था। उसमें 76 अनुच्छेद थे। फिर ये जो शासन था, एकात्मक था। केंद्र और राज्य के मध्य शक्ति विभाजन के आधार पर दो प्रकार के शासन होते हैं, एक एकात्मक और एक संघात्मक। तो जहाँ संघात्मक शासन होता है, वहाँ केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन संविधान के द्वारा किया जाता है। और संविधान में बाकायदा सूचियां होती है, संघ सूची, राज्य सूची, या किसी किसी संविधान में सिर्फ संघ सूची के विषयों का उल्लेख कर दिया जाता है और जो बचे हुए हैं वो राज्यों को दे दिए जाते हैं। लेकिन जो भी विभाजन होता है, वो संविधान के द्वारा होता है, और अगर उसमें कुछ परिवर्तन करना हो तो संविधान में ही परिवर्तन करना होता है, तभी वो उस विभाजन को बदला जा सकता है। लेकिन जापान का जो संविधान आज का है, वो भी एकात्मक शासन का संविधान है। और मैजी का संविधान भी एकात्मक शासन की व्यवस्था ही करता था। यानी सारी शक्तियां केंद्र के पास थी और वो अपनी इच्छा से उनको राज्यों को सौंप देती थी। अब मैजी के संविधान के समय सिद्धांततः सम्राट जो था, वो सारी शक्तियों का स्रोत था। और उसका पद जो है, काफी सिद्धांततः काफी शक्तिशाली था, लेकिन व्यवहार में उसकी शक्तियां धीरे धीरे समाप्त होती जा रही थी। और डायट जो थी कि संसद, वो प्रभावशाली होती जा रही थी। सम्राट उस समय आज की तरह कैबिनेट और मंत्रिपरिषद नहीं थी। सम्राट के परामर्श के लिए दो संस्थाएं थी। एक परिषद होती थी, इसका नाम जेनेरो था, और जो संविधान को, जो राजा को परामर्श देती थी। दूसरी एक थी प्रिवी परिषद, प्रिवी काउंसिल, जो कि उसमें एक राष्ट्रपति होता था, एक उपराष्ट्रपति होता था,
और 12 मंत्री होते थे और सम्राट द्वारा मनोनीत 24 सदस्य भी होते थे। उसके बाद में ये मतलब दोनों सलाहकार परिषदें थी, एक जेनेरो और दूसरी प्रीवी परिषद। फिर जापान की संसद जो है उसका नाम डाइट था, और ये दो द्विसदनात्मक थी, दो सदन थे उसमें, एक हाउस ऑफ पीयर्स और एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। इसके बाद में उस समय एक युद्ध परिषद भी थी सम्राट की सलाह के लिए। इन दो परिषदों के अलावा एक युद्ध परिषद भी थी, और उसमें भी जो सेना के सदस्य होते थे, इसको सर्वोच्च युद्ध परिषद कहा जाता था, सुप्रीम वॉर काउंसिल। और ये जो जापान के मेजी के संविधान का जो काल था, ये सेना की सर्वोच्चता का काल था, सेना की प्रधानता का काल था, और इसीलिए जापान जो था वो द्वितीय विश्व युद्ध में पड़ गया, और अंत में उसका पूरी तरह से विनाश हुआ, और हारने के बाद फिर उसको 1947 में नया संविधान लागू करना पड़ा। तो ये था 1947 से पहले का जो संविधान, उसका संक्षिप्त विवरण। अब हम आते हैं वर्तमान संविधान की ओर, कि ये जो वर्तमान संविधान है, ये द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद इसकी रचना की गई, और ये बन तो गया था 1946 के अंत तक, लेकिन इसको लागू किया गया 3 मई 1947 से, मतलब जनता का जनमत संग्रह लिया गया इस पर, और उसके बाद इसको लागू किया गया। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 1947 से ये संविधान लागू है, लेकिन कितने वर्ष हो गए इसको? 77 वर्ष हो गए इसको लागू हुए, ये भी 77 वर्ष पूरे हो गए हैं, लेकिन इसमें एक भी संशोधन नहीं हुआ। अब विचार किया जा रहा है संशोधन की ओर, लेकिन इस संविधान में अभी तक एक भी संशोधन नहीं हुआ है। जो 1947 में संविधान था वो आज भी लागू है। तो इस प्रकार के अपरिवर्तनीय संविधान की विशेषताएं अब हम देखेंगे। तो सबसे पहली विशेषता है संक्षिप्त और सरल संविधान, मतलब इसकी भाषा भी बहुत सरल है। जैसे आप भारत का संविधान पढ़ेंगे हिंदी में या अंग्रेजी में, तो उसकी भाषा इतनी कठिन होती है कि वो समझने के लिए हमको किसी लॉ एक्सपर्ट से संपर्क करना पड़ता कि इसका मतलब क्या है। लेकिन जापान का जो संविधान है वो सरल भाषा में लिखा गया है, और साथ ही साथ संक्षिप्त भी है। भारत के संविधान की तरह बहुत बड़ा नहीं है, अमेरिका के संविधान की तरह एकदम छोटा भी नहीं है, लेकिन हाँ संक्षिप्त संविधान है, इसमें 103 धाराएं हैं। दूसरी बात, संविधान जो है वो एक सर्वोच्च कानून है, और सभी कानूनों का स्रोत है, सबसे ऊपर है, और उसको इस दृष्टि से, सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। तीसरी बात, इसके जो संविधान की प्रस्तावना है वो भी अनुपम है, बहुत अच्छी अच्छी बातें उसमें कही गई है। वैसे तो सभी प्रस्तावनाओं में होती हैं, लेकिन ये जो जापान का जो संविधान की प्रस्तावना है वो कुछ अपने आप में अलग ही है। अब इसके अलग होने के कुछ उदाहरण हम आपको कुछ बातें जो कि संविधान की प्रस्तावना में है वो देखें, कि सभी राष्ट्रों के साथ शांतिपूर्ण संबंध एवं सहयोग बनाने पर बल दिया गया है। सबसे पहली बात तो प्रस्तावना में ये कहा गया है कि हम सभी राष्ट्रों के साथ सहयोग से काम करेंगे और शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखेंगे। शायद उसका कारण ये भी था कि द्वितीय विश्व युद्ध ने जापान की जनता को और जापान के शासकों को यह बता दिया था कि शांति के द्वारा ही विकास संभव है। दूसरी बात, युद्ध की निंदा की गई इस प्रस्तावना में। तीसरी बात, शासन को एक पवित्र धरोहर घोषित किया गया, कि शासन जो है वो जनता के द्वारा सौंपी गई एक पवित्र धरोहर है, और उसका हमको उस प्रकार से ही पालन
करना चाहिए। फिर है शासन सत्ता का स्रोत जो है वो जनता को माना गया है। इस प्रस्तावना में ही अंतिम सत्ता जनता में निहित है। फिर है जनता का विश्व के शांति प्रिय राष्ट्रों की न्याय भावना में विश्वास है। तो जापान की जनता जो है वो विश्व के राष्ट्रों की न्यायप्रियता में विश्वास रखती है। फिर जापान की जनता ने अंतरराष्ट्रीय सामाजिक व्यवस्था में सम्मानित स्थान प्राप्त करने की आकांक्षा व्यक्त की है कि वो अपने कार्यों से अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में एक सम्मानित स्थान प्राप्त करना चाहती है। फिर है जापानी जनता ने विश्व से अत्याचार, दासता, असहिष्णुता और शोषण को मिटाने का भी संकल्प किया है कि वो इस तरह की जो बुराइयां हैं उनका अंत करेगी। सब वो संकल्प ले रही है इस प्रस्तावना के माध्यम से। फिर है अंत में जापानी जनता अपने राष्ट्रीय सम्मान, दृढ़ संकल्प और सामाजिक साधनों द्वारा उद्देश्य की प्राप्ति की प्रतिज्ञा करती है। मतलब जो भी उसने उद्देश्य लिए हैं सबको वो इस प्रकार प्राप्त करेगी, किसी गलत साधन से प्राप्त नहीं करेगी, सभी अच्छे साधनों के द्वारा इन उद्देश्यों की प्राप्ति वो करेगी। तो इतनी अच्छी अच्छी बातें उस प्रस्तावना में कही गई हैं, इसलिए ये कहा जाता है कि जापान के संविधान की जो प्रस्तावना है एक अनुपम प्रस्तावना है। फिर है युद्ध का परित्याग। मतलब उन्होंने न केवल प्रस्तावना में युद्ध के परित्याग की बात की है बल्कि पूरे संविधान में ही है कि वो युद्ध से इस प्रकार परेशान हो गए थे कि उन्होंने युद्ध का पूर्णतः परित्याग करने की बात की है। उसके बाद में है जनतंत्र का समर्थक। जापान का जो संविधान है वो जनतंत्र का समर्थक है। भले ही राजा है, सर्वोच्च सत्ता राजा के पास ही है, लेकिन वास्तव में सर्वोच्च सत्ता राजा के पास नहीं है, वो सिर्फ एक प्रतीक मात्र है। और बल्कि ब्रिटेन का संविधान भी ब्रिटेन का जो सम्राट है वो भी शायद कभी कभी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, लेकिन जापान का सम्राट नहीं कर सकता। तो इस प्रकार वहां पर पूरी तरह से जनतंत्री शासन की स्थापना हो गई है। इसी के साथ मैंने बताया था कि एकात्मक संविधान है। मैजी का संविधान भी एकात्मक शासन की व्यवस्था करता था। ये जो आज का संविधान है ये भी एकात्मक शासन की ही व्यवस्था करता है। सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास है। संविधान ने कोई शक्ति विभाजन नहीं किया है। उसके संक्षिप्त होने का एक कारण ये भी है कि संविधान में किसी प्रकार के शक्ति विभाजन की का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि एकात्मक शासन व्यवस्था है। केंद्र सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया है कि वो कौन सी शक्तियां अपने पास रखे, कौन सी शक्तियां इकाइयों को दे दे और तब उनसे वापस ले ले और दूसरी शक्तियां दे दे। वो पूरा केंद्र सरकार को छोड़ दिया गया है। बल्कि उनकी जो डायट है संसद, उस पर छोड़ दिया गया है कि वो जैसा चाहे वैसा शक्ति विभाजन कर सकती है। फिर वहां पर संसदीय शासन व्यवस्था। आप लोगों को पता है कि जहाँ संसदीय शासन व्यवस्था होती है वहां दोहरी कार्यपालिका होती है। तो जापान में भी दोहरी कार्यपालिका, एक तो वहाँ का सम्राट, वहाँ का राजा जो है वो, और दूसरा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। अब वहां पर राष्ट्रपति का पद नहीं है, सम्राट है और फिर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, ये कार्यपालिका को निर्धारित। और दूसरा की जो संसद डायट। तो दूसरी जो विशेषता संसदीय शासन व्यवस्था की कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच में घनिष्ठ संबंध होता है। तो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है जापान में। वहाँ की जो डायट है उसी से प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। प्रधानमंत्री के लिए डायट के किसी भी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। बाकी मंत्रियों के लिए भी डायट का सदस्य होना आवश्यक तो है, लेकिन कुछ सदस्य ऐसे भी जो डायट से बाहर से लिए जा सकते हैं। और हमारे यहाँ भारत में जैसे अगर बाहर से किसी को मंत्री बनाया जाता है, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य वो नहीं होगा तो उसको 6 महीने के अंदर वो सदस्यता ग्रहण करनी होती है, लेकिन जापान में ऐसा नहीं है।
लेकिन ये भी बात सही है कि बहुत कम मंत्री ही बाहर से लिए जाते हैं, अधिकांशतः आयोग के सदस्य ही होते हैं। तो ये विशेषता भी बताती है कि वहाँ संसदीय शासन व्यवस्था है। फिर तीसरी बात और है संसदीय शासन व्यवस्था की, कि वहां पर डाइट का जो प्रथम सदन है, जो निम्न सदन है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, वहां पर अगर वो अविश्वास प्रस्ताव पास कर दे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध और प्रधानमंत्री के विरुद्ध, तो फिर उसको त्यागपत्र देना होता है। और वो चाहे तो 10 दिन के अंदर डाइट को भंग कर सकता है, स्टेट सदन को भंग कर सकता है। और नहीं चाहे फिर वैकल्पिक व्यवस्था डाइट के द्वारा की जाती है। लेकिन अगर 10 दिन के अंदर डाइट को भंग कर दिया जाए तो फिर नए चुनाव होते हैं और फिर डाइट नए प्रधानमंत्री को चुनती है। तो ये संसदीय व्यवस्था है। उस अर्थ में नहीं है, थोड़ी सी अलग है, भारत और ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था से थोड़ी सी भिन्न है, लेकिन संसदीय व्यवस्था तो अध्यक्षीय नहीं है, बस ये तय है। अगला है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। जापान में न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र है। उसके पास न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार भी है। आंशिक न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है कि वो संविधान की व्याख्या कर सकती है इस आधार पर कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किया गया है या नहीं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, दो शब्द हैं, एक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, एक होता है विधिक प्रक्रिया। अमेरिका में विधिक प्रक्रिया शब्द का प्रयोग किया गया है। भारत और जापान में, बल्कि जापान से ही लेकर के भारत ने भी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द को अंगीकार किया है। इसका मतलब ये है कि किसी भी कानून की छानबीन करते समय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ये देखेंगे कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पूर्ण पालन किया गया था या नहीं, और बनाने वाले ने जो कानून बनाया है वो उसके क्षेत्राधिकार में है या नहीं। वो प्राकृतिक कानून के आधार पर उसकी व्याख्या नहीं करेंगे, सिर्फ वो ये देखेंगे कि संविधान की भावना के अनुकूल है या नहीं। तो अमेरिका के विपरीत जापान में भी विधि द्वारा स्थापित क्रिया शब्द का प्रयोग किया गया है, और इस आधार पर न्यायपालिका जो है वो न्यायिक पुनरावलोकन का उपयोग करती है। पर एक बात है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा का दायित्व न्यायालय को वहां नहीं दिया गया है, उसकी चर्चा और बात करेंगे हम। अ, लेकिन न्यायपालिका कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के हस्तक्षेप से मुक्त है। अब अगली विशेषता है कठोर संविधान। अ, यहाँ पर ये जो जापान का संविधान है, मैंने शुरू में बताया था कि अभी तक इसमें कोई भी संशोधन नहीं हो पाया है। उसका कारण ये है कि कठोर संविधान है, सिद्धांत रूप में भी कठोर है और व्यवहार में भी कठोर ही है। जापान के संविधान में जब संशोधन करना होता है तो पहले डाइट के दोनों सदन, डाइट मतलब संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत आवश्यक है। तो ये जुटाना थोड़ा कठिन काम हो जाता है। और अगर आपने ये सब जुटा भी लिया, 2/3 बहुमत से आपने कोई प्रस्ताव पास कर भी लिया, तो फिर उसको जनता के सामने लोक निर्णय के लिए, जनमत संग्रह के लिए, रेफरेंडम जिसको अंग्रेजी में, उसके लिए प्रस्तुत करना होगा। और उसमें जब बहुमत से वो पास हो जाएगा तब वो संविधान संशोधन लागू होगा। सम्राट उस पर उसको प्रमाणित कर देगा। वो तो एक औपचारिकता मात्र होगी, लेकिन उसके बाद ही संविधान संशोधन लागू होगा। लेकिन आज तक ऐसा वहां हो नहीं पाया है, लेकिन अब ऐसा विचार हो रहा है कि जापान के संविधान में कुछ संशोधन किए जाए। हो सकता है आगे आने वाले वर्षों में आपको ये खबर न्यूज़पेपर पढ़ने को मिल जाए कि जापान के संविधान में ये संशोधन हुए हैं। लेकिन अभी तक तो उस संविधान में कोई संशोधन आज की तारीख तक तो नहीं हुआ। फिर है मौलिक अधिकारों के साथ कर्तव्यों का भी समावेश। जापान के संविधान में एक पूरा अध्याय है, अध्याय 3, जो कि मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों की व्यवस्था करता है। उसमें पर्याप्त मौलिक अधिकारों की व्यवस्था है। सामाजिक अधिकार भी है, आर्थिक भी है, राजनीतिक अधिकार भी है, और साथ ही साथ कुछ कर्तव्य भी हैं। अधिकार ज्यादा है, कर्तव्य कम है, लेकिन
कर्तव्य जो है वो साधारण प्रकार के ही हैं कि अ, राष्ट्रीय एकता को बनाए रखेंगे, प्रभुता का सम्मान करेंगे, राष्ट्रीय संपत्ति का सम्मान करेंगे, इस तरह के कर्तव्य हैं। और संविधान का पालन करेंगे, संविधान का सम्मान करेंगे, इस तरह के कर्तव्य हैं। और मौलिक अधिकार की वैसी व्यवस्था नहीं है जैसे भारत में सिस्टमेटिक एक के बाद एक अनुच्छेद दिए हुए हैं, मौलिक अधिकार अलग अलग दिए हुए हैं। यहाँ एक पूरा अध्याय जरूर है, लेकिन यत्र तत्र मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। और एक अंतर और है भारत के मौलिक अधिकारों की व्यवस्था से, जो बहुत बड़ा अंतर है, वो ये है कि भारत में अनुच्छेद 32 जो है वो मौलिक अधिकारों की रक्षा का कार्य न्यायालय को सौंपता है। न्यायपालिका को मौलिक अधिकारों का रक्षक बनाता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमारी जनता को प्राप्त है, लेकिन जापान की जनता को ये अधिकार प्राप्त नहीं है। यानी मौलिक अधिकारों के हनन होने पर वो न्यायालय की शरण नहीं ले सकते हैं, लेकिन फिर भी जापान की जनता पर्याप्त मौलिक अधिकारों का उपयोग कर रही है। एक और विशेषता है, वो है द्वितीय सदन की भिन्न स्थिति, भिन्न संरचना। ज्यादातर जो द्वितीय सदन होते हैं, जैसे ब्रिटेन में है, वहां पर मनोनीत सदस्यों द्वारा द्वितीय सदन बनाया जाता है, या वंशानुगत है वहां पर लॉर्ड्स। अब वंशानुगत लॉर्ड्स समाप्त हो रहे हैं, लेकिन जनता द्वारा निर्वाचित तो नहीं होते। अमेरिका की जो सीनेट है वहाँ वो फिर एक अलग है, उसकी रचना। और शायद जापान ने भी उसी से प्रभावित होकर ये व्यवस्था की है कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य ही उच्च सदन में भी होते हैं, हाउस ऑफ पीयर्स जिसको कहते हैं। जो दूसरा सदन है वो तो जनता द्वारा चुना हुआ होता ही है, लेकिन जो द्वितीय सदन, मतलब जो उच्च सदन जिसको कहते हैं द्वितीय सदन, वो भी जनता द्वारा निर्वाचित है। भारत में यहाँ पर राज्यों की विधानसभाएं निर्वाचित करती है, क्योंकि भारत में संघात्मक व्यवस्था है। अमेरिका में भी संघात्मक व्यवस्था है, लेकिन वहां पर जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। द्वितीय सदन जो है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व, लेकिन जापान में द्वितीय सदन जनता का ही प्रतिनिधित्व करता है, राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं करता। तो द्वितीय सदन की संरचना वैसी है जैसी प्रथम सदन की है, जनता द्वारा निर्वाचन होता है। लेकिन ये जरूर है कि शक्तियों में थोड़ा अंतर है। संविधान संशोधन के विषय में दोनों सदनों की शक्तियां समान है, लेकिन बाकी वित्तीय मामलों में प्रथम सदन ज्यादा शक्तिशाली है, जो द्वितीय सदन है वो उतना शक्तिशाली नहीं है। उसकी चर्चा हम जब व्यवस्थापिका की चर्चा करेंगे तब। तो ये थी जापान के संविधान की विशेषता है, विशेषताएं। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। इतना कहकर मैं इस वीडियो को यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।